हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगी। उसमें सीडीपी के 15 क्वेश्चंस आज मैं पहले करा रही हूँ। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, आपको एक ऑप्शन सही बताना है कौन सा सही है। पहला है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो लैंगिक, इसमें से कौन सा सही होगा? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, इसका फर्स्ट वाला सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फोर्थ है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में हम लोग में वो क्वेश्चन सही होता है, वो आंसर सही होता है जिसमें बच्चे एक्टिव हों। आपको जिसमें बच्चे एक्टिव लग रहे हों वो क्वेश्चन, वो आंसर सही होता है। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, इसमें बच्चे तो एक्टिव नहीं हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगर बच्चों को मौके देंगे तो बच्चे एक्टिव होंगे, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फोर्थ है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसमें लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, ये तो रॉन्ग है। अधिगम के लिए पाढ़ मतलब सहायता, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो इसमें ये ऑप्शन सही है, दूसरा। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारण है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। दूसरा है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। थर्ड है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जन संचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको ये समझना है कि जो परिवार है वो हमारा प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय हमारा द्वितीय कारक होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में बोला गया है? ये विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है।
तो हमारा ये ऑप्शन सही है। ओके, अब 5th क्वेश्चन देखिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। दूसरा है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चौथा है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसमें कौन सा सही है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये 3rd ऑप्शन आपका सही है। 6 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? पहला है प्रथापूर्व या प्रथागत, ये 3rd है उत्तर प्रथागत, 4th है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें कौन सा सही है? दूसरा, प्रथागत। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, 7th क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर या गुणारोपण पर या अभिप्रेरणा पर या संतुलीकरण पर। तो इसमें कौन सा सही होगा? सांस्कृतिक उपकरणों पर। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर। 8 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में, तीसरा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र में, या 4th है स्कीमा मनोबंध में। तो 8th क्या होगा? जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसमें 4th सही होगा। नाइन्थ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पहला है मूर्त सोच का विकास, दूसरा है विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, या चौथा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसमें से कौन सा सही है? विचार सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में 10th क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, दूसरा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, तीसरा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या चौथा है विकास बहुआयामी है। तो पहला बता रहे हैं विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो ये गलत है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले, विकास केवल विद्यालय में तो नहीं होता है, विकास तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान, ये भी गलत है। विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली अवस्था है। विकास बहुआयामी है, तो आपका ये वाला सही होगा।
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा है अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा है मूर्त अमूर्त सांवेदिक, चौथा है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो जो विकास की क्रम है वो पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। जीन पियाजे जी की अवस्थाओं में भी विकास 4 अवस्थाएं हैं, उनकी अवस्थाओं में भी सांवेदिक मूर्त अमूर्त, ये आपका सही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पहला, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष में असफलता, तीसरा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, चौथा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता, तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऐसा तो नहीं है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी तो अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, बच्चों को अलग अलग तरह से समझ में आएगा, तो ये तो गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, योग्यता आधारित, ये भी गलत है। प्रगतिशील कक्षा में तो सब विद्यार्थी अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये सही है, 4th ऑप्शन आपका सही है। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों या अभिवेदी समरूपी निर्देशों, या थर्ड है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या फोर्थ है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो 13 का कौन सा सही होगा? 4th, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग प्रयुक्त है? पहला है मंदित छात्र, दूसरा है विकलांग छात्र, तीसरा है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो 14 का कौन सा सही होगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयोग उपयुक्त है? 3rd सही है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग। तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग, ये सही होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।